नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है बम्पर जीत। टीएमसी चाहे कुछ भी कर ले, पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन की सरकार को वोट देगी, यानी कि भाजपा सरकार को वोट देगी। ये बड़ा बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की एंट्री चाहते हैं अमित शाह। त्रिपुरा के सीएम ने बताया भारतीय जनता पार्टी का विजन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार अब लेबर्स के लिए लागू करने जा रही है नया लेबर कानून। 15 मिनट भी अगर ज्यादा काम किया लेबरों ने तो उनको देना पड़ेगा ओवर टाइम। जी हां दोस्तों, मजदूरों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। न्यू लेबर लॉ किसी भी वक्त देश को सौंप सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की बम्पर जीत होगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टीएमसी कुछ भी कर ले, पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार को वोट देगी, शुभेंदु अधिकारी। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने का दावा किया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जो भी कर लें, प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को वोट देने का मन बना लिया है। इस बार बीजेपी भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्लोगन दिया है, 2019 में हाफ, 2021 में साफ, और इस बार यही होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल पहले नारायणगंज के सांसद शमीम उस्मान ने एक नारा उछाला था, खेला होबे। टीएमसी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने जय बांग्ला नारा दिया है। हमारा स्लोगन है भारत माता की जय और जय श्री राम। दरअसल पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की गिनती ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। हाल में ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वजह से टीएमसी को नंदीग्राम इलाके में बड़ा झटका लगा था। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को अपना कर्म क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है। बता दें 18 जनवरी को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कुछ ही देर बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान आया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वह ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 50,000 वोट से हराएंगे और ऐसा नहीं किया तो राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि वे मिदनापुर में कई सीटों पर प्रभाव डालेंगे। 2016 से शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ममता को मात देने के लिए बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की एंट्री चाहते हैं अमित शाह। त्रिपुरा के सीएम ने बताया विजन। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने शनिवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विप्लव देव ने कहा कि इससे पहले राज्य की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि बीजेपी को भारत की सीमाओं से परे विस्तार करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विप्लव देव ने यह बात साझा की। उन्होंने बताया, जब गृह मंत्री अमित शाह हमारे पार्टी अध्यक्ष थे तब हम त्रिपुरा की यात्रा के दौरान उनसे गेस्ट हाउस में मिले थे। हम गेस्ट हाउस में बात कर रहे थे, तब अजय जम्वाल ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। जवाब में अमित शाह ने कहा था कि अभी श्रीलंका और नेपाल बाकी हैं। हमें इन देशों में पार्टी का विस्तार करना है और वहां जीत हासिल करनी है। रविंद्र सतवर्षी भवन में बोलते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमित शाह के नेतृत्व और भारत की सीमाओं से परे बीजेपी के विस्तार के लिए उनके नजरिए की सराहना की। विप्लव देव ने कहा, जिनके पास इतनी ऊर्जा है, ऐसी दृष्टि है कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को दुनिया भर में विस्तार करने की आवश्यकता है और उनके नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ कम्युनिस्टों के पास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार लागू करने जा रही न्यू लेबर लॉज, 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम का पैसा। जी हां दोस्तों, श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है। नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है। 15 मिनट ज्यादा काम करने पर भी ओवर टाइम। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार सरकार नए श्रम संहिताओं के तहत ओवर टाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है और तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम माना जाएगा। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा, यानी काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक काम करते हैं तो कंपनी इसके लिए पेमेंट देगी। बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक यह समय सीमा पहले आधे घंटे तक थी। मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों को लेकर सभी हितधारकों
से विचार विमर्श कर लिया है और इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए कानून में कंपनियों को सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिले। नए नियमों के मुताबिक कोई कंपनी यह कहकर नहीं बच सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के जरिए आया है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिले, यह प्रमुख नियोक्ता यानी कंपनियां ही सुनिश्चित करेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब नौसेना हिंद महासागर में चीन को देगी माकूल जवाब। जी हां दोस्तों, अब भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दे सकेगी, क्योंकि रविवार को इजरायल से खरीदे गए बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंप दिए गए। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का उत्पादन इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। यह जहाजों के लिए एक सुरक्षित वाहक और लॉन्च मिसाइल है और इसे लंबवत रूप से लॉन्च किया जा सकता है। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर बराक 8 की आपूर्ति मौजूदा समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत ने 2018 में इजरायल की एरोस्पेस इंडस्ट्री से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए $777 मिलियन करीब 5,687 करोड़ रुपए का सौदा किया था। यह मिसाइल LRSAM श्रेणी के तहत काम करती है। इस अनुबंध के तहत इजरायल की कंपनी को भारतीय नौसेना के साथ जहाजों को LRSAM एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करना था। बराक 8 को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना एल्टा सिस्टम्स इजरायल ने दिया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिसाइलों का उत्पादन किया है। बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया। इस सिस्टम का इस्तेमाल इजरायली नौसेना के अलावा भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना करती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल बराक 8 की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से सुसज्जित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बदलेगा मौसम, अभी कोहरा और बारिश बनेगी मत। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में बरसेंगे मेघा। जी हां दोस्तों, बदलते मौसम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्दी अब खत्म होने को है और गर्मियां का आगमन होगा। लेकिन अभी उत्तर भारत के लोगों को इस बदलते मौसम से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित पंजाब में घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। वहीं सुबह शाम की ठंड जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी ना ही इस ठंड राहत मिलेगी और ना ही सुबह शाम के इस कोहरे से, क्योंकि कल यानी 16 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तरी भारत क्षेत्र में घने कोहरे रहेंगे। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई अहम राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल में बढ़ेगा सियासी पारा। परिवर्तन रैली के अपमान से पहले पीएम मोदी करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले सप्ताह में कोलकाता में एक रैली को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अरविंद मेनन ने बताया कि कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मेनन ने कहा कि कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली के बाद परिवर्तन यात्रा का 5वां और आखिरी चरण 18 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र में संबोधन के साथ काकद्वीप में समाप्त होगा। मेनन ने कहा, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यह यात्रा पश्चिम बंगाल के 51 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह तय हो जाएगा। मेनन ने बताया कि यात्रा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र के गढ़ से होकर गुजरेगी। राज्य में भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में आयोजित रैलियों में लोगों के अच्छे खासे रुझान के बाद भगवा पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आश्वस्त है। मेनन ने कहा, यह साफ तौर पर झलक रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार जा रही है और भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने वाले हैं। 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इससे पहले भगवा पार्टी ने राज्य में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था और यही वजह है कि वह अब आगामी विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं। मेनन ने कहा, मतदाता बदलाव चाहते हैं जो राज्य भर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
है। अगर ममता बनर्जी लोगों के मूड को समझ नहीं सकती हैं, तो इस मामले में अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फरवरी को कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता देश, पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को सौंपा अर्जुन टैंक M14। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार तमिलनाडु और केरल के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने चेन्नई में 118 अत्याधुनिक अर्जुन टैंक भारतीय सेना को सौंपे। अर्जुन टैंक को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसे पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने शहर में मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया और वाशनर मैनपेट से विमको नागर एक सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने कहा कि पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि अम्मा की विरासत और यादें तमिलनाडु में बनी रहे। अम्मा की सरकार की कोशिशों के प्रति समर्थन में वो हमेशा प्रतिबद्ध हैं। चेन्नई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी करीब 3:30 बजे केरल के कोची शहर पहुंचेंगे, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वह बीपीसीएल की 6000 करोड़ रुपए की, वहीं कोचिन पोर्ट पर 25 करोड़ की लागत वाले इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका और कोचिन पोर्ट के पुनर्निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर अपनी यात्रा की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि कल 14 फरवरी को चेन्नई और कोची में रहूंगा। कई विकास कार्य शुरू किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे। परियोजनाएं हमारे जनता को इजी ऑफ लिविंग का बढ़ावा देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सीआरपीएफ के आईजी का बयान, आज हम आतंकियों को दे सकते हैं मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले हुए आतंकी हमले को भारत पर हुए सबसे बड़े हमले में से एक माना जाता है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने 350 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल कर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। आज उस हमले की दूसरी बरसी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के आईजी दीपक रतन ने कहा कि पिछले 2 साल में हमने अपनी तैयारियों को काफी मजबूत किया है। दीपक रतन ने कहा कि पुलवामा में हमारे जवानों पर जो हमला हुआ, उसके बाद से हमारी तैयारी में काफी सुधार हुआ है। आज हमारे अत्याधुनिक उपकरण हैं, जिनके जरिए हम आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास जो हथियार है, उनमें और हमारी ट्रेनिंग में काफी कुछ बदलाव आया है। ट्रेनिंग में जो बदलाव लाए गए हैं, उसके बाद अगर कोई आतंकी हमला हमारे ऊपर किया जाएगा तो उसका करारा जवाब आतंकियों को मिलेगा। दीपक रतन ने आगे कहा कि भविष्य में पुलवामा जैसी किसी भी हमले से बचने के लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब सड़क मार्ग से सुरक्षा बलों का काफिला गुजरता है तो ट्रैफिक की आवाजाही को वहां रोक दिया जाता है। इसके अलावा हवाई मार्ग पर भी हमारी नजरें बनी रहती हैं, क्योंकि हवाई यातायात के माध्यम से सैनिकों की आवाजाही अधिक हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम फिर मारेगा पलटी, इन जगहों पर हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरा उत्तर भारत मौसम के उलटफेर से परेशान है। कभी धूप तो कभी कोहरे से परेशान लोगों के लिए अगले 2 दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कुछ इलाकों में बूंदाबांदी संभव है। बेमौसम बरसात हो सकती है। दिल्ली में आज बादल भी छाए हुए हैं। हालांकि दिल्ली वासियों की सुबह आज भी घने कोहरे से हुई है, लेकिन बादलों की वजह से शाम तक बारिश संभव है। सुबह न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं एक बार फिर राजधानी की आबो हवा काफी खराब रही। दिल्ली में AQI 331 दर्ज किया गया है। बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में हल्की बारिश संभव है। तो वहीं बंगाल के तापमान में वृद्धि संभव है। IMD के मुताबिक 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बरसात हो सकती है। तो वहीं 16 से 20 फरवरी के बीच बिजली कड़कने के साथ ओले पड़ने की संभावना है। कोहरे का कोहराम रहेगा जारी, जबकि स्काईमेट के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं अमृतसर, दिल्ली NCR, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, लखनऊ, रायपुर, भोपाल, रीवा समेत उत्तर भारत के करीब 22 शहरों में कोहरे का कोहराम अभी जारी रहेगा। हालांकि दिन के तापमान में इजाफा होगा, जिससे कि सर्दी से राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की रैली में सचिन पायलट के समर्थकों का हंगामा, बोले आने वाले चुनाव में जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में 2 दिनों का राजस्थान का दौरा किया था।
4 जिलों के अपने दौरे में राहुल ने 5 किसान सभाएं और कई अन्य जगहों का दौरा किया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल के इस दौर से पार्टी कृषि कानून के मुद्दे पर हवा बनाने में सफल रहेगी। हालांकि रैलियों में पार्टी का अंदरूनी झगड़ा ही खुलकर सामने आने लगा। राहुल की रैली में भी कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ग्रुप के बीच खेमेबाजी देखने को मिली। रूपनगर में तो खास तौर पर सचिन पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी की रैली में हंगामा किया। जैसे ही राहुल अपना भाषण खत्म करने के बाद काफिले के साथ रैली से बाहर निकले, वैसे ही पायलट समर्थकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट को जानबूझकर किसान रैली से अलग थलग रखा जा रहा है। बता दें कि रूपनगर रैली में राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। यहाँ मंच पर उनके साथ सीएम अशोक गहलोत और कुछ अन्य नेता नजर आए। गहलोत ने यहाँ भीड़ को संबोधित भी किया, पर पायलट के मंच पर मौजूद होने के बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। इसी को लेकर पायलट समर्थकों ने गुस्सा जाहिर किया। एक समर्थक ने कहा, आज सचिन पायलट को मंच पर जगह नहीं दी गई, ये आने वाले चुनाव में हम बताएंगे। गौरतलब है कि मंच पर भी राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच काफी दूरी रही। राहुल के बगल में सीएम अशोक गहलोत जरूर बैठे दिखाई दिए, लेकिन पायलट उनसे 4 सीट दूर बैठे दिखाई दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज पीएम मोदी सेना को अर्जुन टैंक देकर बढ़ाएंगे भारतीय सेना की ताकत। तमिलनाडु और केरल को भी देंगे कई तोहफे। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में सार्वजनिक क्षेत्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और पीएम मोदी चेन्नई में अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK1A सेना को सौंपेंगे और तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि इन परियोजनाओं में चेन्नई मेट्रो परियोजना और केरल में एक पेट्रोकेमिकल परिसर का शुभारंभ शामिल है। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई में प्रधानमंत्री स्वदेश विकसित अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे। तमिलनाडु और केरल में इस अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होना है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। इस विस्तारित परियोजना को पूरा करने में 3,770 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे तथा रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री चेन्नई समुद्र तट और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 124 अर्जुन टैंकों में से फ्लीट के पहले बैच में 118 अर्जुन टैंक शामिल किए जाएंगे और भारतीय सेना पहले ही इनकी तैनाती कर चुकी है। इन टैंक को पाकिस्तान से लगी सीमा पर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। इन 118 अर्जुन टैंकों से भारतीय सेना की 2 रेजिमेंट बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC से सैनिकों के पीछे हटने की खबर पर बोले पूर्व DGMO, भारत की मंशा के अनुसार हो रहा सब कुछ। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात भारतीय और चीनी सेना के जवानों के पीछे हटने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सामने आया है कि सैनिकों के पीछे हटने की घटना 1959 में किए गए चीनी दावों के अनुसार नहीं हो रही है। पूर्व सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने बताया, LAC पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चीन के 1959 के दावे के अनुसार नहीं हो रही है। यह पूरी तरह से गलत और असत्य है कि भारत ने LAC पर चीन के दावे को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी यथास्थिति चाहता है जिसका तात्पर्य अप्रैल 2020 में स्थान, स्थिति और तैनाती को लेकर है, जो कि चीनी सेना की ओर से मई 2020 में तैनाती शुरू होने से ठीक पहले थी। चीन के 1959 के दावे के बारे में बात करते हुए भाटिया ने कहा कि यह बहुत सारी व्याख्याओं और धारणाओं पर आधारित है। भाटिया ने कहा, उनके अनुसार चीनी स्थिति फिंगर 8 के पूर्व में पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर सिरिजाप नामक स्थान पर रही है। हमारी जगह धन सिंह थापा नामक स्थान पर रही है। अप्रैल 2020 में यही तो स्थिति थी जो पिछले कई वर्षों से एक पारंपरिक स्थिति रही है। पूर्व DGMO ने कहा, सैनिकों का पीछे हटना उनके संघर्ष बिंदुओं पर हो रहा है जो पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर सबसे अधिक संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ये वही संघर्ष बिंदु है जहां टैंक के साथ ही सेना के वाहनों और पैदल सैनिकों का एक दूसरे से बहुत निकटता से आमने सामना होता है। उन्होंने कहा, इन संघर्ष बिंदुओं में झड़पों की संभावना है, जो कि देखा भी गया है। पेंगोंग झील का दक्षिणी तट सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। वहां से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाद में यह अन्य क्षेत्रों में भी शुरू हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को फिर से करेंगे असम का दौरा। जी हां दोस्तों, अपने अंतिम असम यात्रा के 15 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 फरवरी को फिर से राज्य का दौरा करेंगे। असम के स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि मामलों के मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व वर्मा ने इस खबर की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को असम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डॉक्टर विश्व शर्मा ने मीडिया से शनिवार को बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को असम के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे माजुली और धेमाजी के सिलापाथर में 2 सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक और सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को शिवसागर के जयरंगा पठार पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद वे 14 दिनों के बाद गत 7 फरवरी को एक और विशाल जनसभा में भाग लिया था। 22 फरवरी को असम का दौरा करने के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा जोरहाट और माजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखने की भी संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलवामा के शहीदों को नमन, अमित शाह, राजनाथ और राहुल ने किया शहादत को सलाम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। वहीं तमाम नेताओं ने भी शहीद जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे जिन्हें इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने 2019 में इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।